क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को नहीं बचा पाएंगी? क्या तृणमूल कांग्रेस का सिंबल भी ममता बनर्जी से छिन जाएगा? ये अंदेशा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों से पार्टी की कमान निकलती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी का हाल भी वही होगा जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के पास नहीं रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के 1 महीने से भी कम समय में तृणमूल कांग्रेस 3 हिस्सों में बंट गई है। एक और 80 विधायकों में से 60 विधायक पहले ही ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी हो चुके हैं, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद काकोली घोष ने पिछले दिनों दावा किया कि उनके साथ 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठने की मांग की है। अभी से मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं ये अभी से भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन लोग नाराज है। यहाँ हमारे यहाँ जो सत्ता चल रहा था उसके ऊपर पब्लिक भी नाराज है और ये हमारा सांसद लोग भी नाराज है। तो ये नाराजगी कहाँ तक जाएगा अभी से कैसे बताऊं। 10 जून को सुष्मिता देव ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। विधानसभा में बागी खेमे के नेता ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित किए जाने के समर्थन में 60 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसदों ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। उस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। बागी सांसद काकोली घोष के अनुसार ये बैठक शुभेंदु अधिकारी के आह्वान पर ही आयोजित की गई थी। काकोली घोष के नेतृत्व में बागी सांसदों ने पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपने फैसले की जानकारी दे दी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जारी इस टूट को देखकर कई लोग इसकी तुलना 2023 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे से शिवसेना के नियंत्रण छीन जाने की घटना से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि वास्तविकता ये है कि शिवसेना के विभाजन और तृणमूल कांग्रेस में मौजूदा टूट के बीच कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी अंतर है। इसलिए ये समझने से पहले कि पार्टी का चुनाव चिन्ह और संपत्ति किस गुट को मिल सकता है, ये जानना जरूरी है कि भारत में राजनीतिक दलों के विभाजन की स्थिति में क्या कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। दल का चुनाव चिन्ह किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे पार्टी की पहचान जुड़ी हुई होती है। किसी दल के लिए अपने चुनाव चिन्ह को खो देना उसके नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। भारत के हालिया राजनीतिक इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहां शिवसेना 2 भागों में बट गई। एक का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के पास है और दूसरे का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का गुट बीजेपी के साथ गया और महाराष्ट्र सरकार का प्रमुख सहयोगी बना, जबकि उद्धव ठाकरे बीजेपी विरोधी खेमे में रहे और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। ऐसी परिस्थितियों के लिए भारत के चुनावी कानूनों में स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। सिंबल्स ऑर्डर 1968 की धारा 15 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का यह अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव चिन्ह पर वैध दावा करने वाले गुट तय करे। किसी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर चुनाव आयोग दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है और फिर तय करता है कि मूल पार्टी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा। इस संबंध में 1971 के सादिक अली बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग के फैसले को आधार माना जाता है। इस फैसले के अनुसार आयोग ये देखता है कि सांसदों, विधायकों और पार्टी संगठन के अधिकांश नेता किस गुट के साथ हैं। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा बताते हैं बीबीसी से बातचीत में कि चुनाव आयोग तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब पार्टी का कोई गुट औपचारिक रूप से विवाद का दावा लेकर आयोग के पास पहुंचे। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक तृणमूल कांग्रेस का कोई भी गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए चुनाव आयोग के समक्ष नहीं पहुंचा था। बहुमत के अलावा चुनाव आयोग कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार करता है जिनका उल्लेख सादिक अली मामले में किया गया था, जैसे कौन सा गुट पार्टी के संविधान के प्रति अधिक निष्ठा दिखा रहा है, पार्टी की मूल विचारधारा, उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के अधिक निकट कौन सा गुट है। अगर इन सभी मानकों के आधार पर भी किसी एक गुट को चुनाव चिन्ह का स्पष्ट दावेदार नहीं माना जा सके तो चुनाव आयोग दोनों गुटों को अलग अलग राजनीतिक दल के रूप में काम करने और नए चुनाव चिन्ह लेने का सुझाव दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग अंतिम न्यायिक प्राधिकारी नहीं है। आयोग का निर्णय चुनौती दिए जाने पर संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कहने का मतलब कुल ये है कि चुनाव आयोग सब कुछ तय नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली बीबीसी से बातचीत में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर तभी हस्तक्षेप करता है जब चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठे। तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह बगावत हुई है वह भारत में पहले हुए अधिकांश दल विभाजनों से कुछ मायनों में अलग दिखाई देती है। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला विधायक गुट अब भी खुद को वैचारिक रूप
से बीजेपी विरोधी बताता है। उन्होंने 8 जून को पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में संसदीय दल की बैठक की जानकारी उन्हें है, लेकिन वहां लिए गए निर्णयों और कदमों से उनका कोई वास्ता नहीं है। ऋतव्रत बनर्जी ने यह भी कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पहले की तरह बीजेपी को फायदा मिले, जैसा कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के समय हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र या राज्य सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो उसकी सराहना की जाएगी। लोगों के साथ, एमपी लोगों के साथ हम लोगों का बात हुआ है, मेरा बात हुआ है कल नंबर ऑफ एमपी से। तो नंबर ऑफ एमपी से बात जो जैसे हुआ है तो सभी दिल्ली में है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है सब लोग। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग ने बांग्ला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत जरूरी है। और कलकत्ता से दिल्ली का दौराई 1435 किलोमीटर है। ये इच्छा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। दूसरी ओर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने वाले तृणमूल के बागी सांसदों में सांसद शर्मिला सरकार भी शामिल थी। बैठक के बाद बताया गया कि काकोली घोष के नेतृत्व वाला यह नया संसदीय समूह संसद में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करेगा। जब शर्मिला सरकार से पूछा गया कि क्या यह संसदीय समूह बागी गुट राज्य में ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले अलग तृणमूल गुट से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अगर तर्क के लिए ऋतव्रत बनर्जी और काकोली घोष के गुटों को अलग अलग माना जाए तो तृणमूल कांग्रेस 3 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह के त्रिस्तरीय विभाजन का कोई बड़ा उदाहरण नहीं मिलता। इसके अलावा अब तक किसी भी बागी गुट ने खुद को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस बताते हुए चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक विवाद दर्ज नहीं कराया है। इसलिए पार्टी के चुनाव चिन्ह और संपत्ति पर वास्तविक दावा किसका होगा, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। बता दें कि 2024-25 की नवीनतम वित्तीय जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। इसमें करीब 7 करोड़ रुपए की स्थायी संपत्ति, 250.8 करोड़ रुपए का निवेश और 681.1 करोड़ रुपए बैंक जमा के रूप में शामिल हैं। आय और संपत्ति के लिहाज से तृणमूल कांग्रेस देश की सबसे संपन्न राजनीतिक पार्टियों में से एक में गिनी जाती है। ऐसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी के विरोधी गुट ने दावा पेश किया और बहुमत साबित किया तो चुनाव चिन्ह ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से पार्टी की बड़ी वित्तीय और संस्थागत संपत्तियों पर भी उसका दावा मजबूत हो सकता है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की संपत्ति और संगठनात्मक नियंत्रण दोनों ही ममता बनर्जी के हाथ से निकल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये भी एक अफवाह फैली कि तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में मर्ज हो जाएगा, लेकिन इस पर अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो कांग्रेस में मर्ज नहीं होगी, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी बचा पाएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करिए और सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।